यस, तो हमारी जो क्लास होगी चैप्टर फ्रिक्शन से ही, और फ्रिक्शन में हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को स्टडी कर चुके हैं, फ्रिक्शन की टाइप्स को स्टडी कर चुके हैं, साथ ही साथ काइनेटिक फ्रिक्शन की जो टाइप्स थी, स्लाइडिंग, रोलिंग फ्रिक्शन, वो हमने किया था। ठीक है भी, बच्चे लेट आ रहे हैं, कुछ तो अपने मामा के यहीं होंगे, अभी आए नहीं होंगे, कुछ के रिलेटिव्स आ रहे हैं, कि आज कम बच्चे हैं क्लास में। तो देखिए स्टार्ट करते हैं अब टॉपिक अपना। तो लॉज ऑफ मोशन से चैप्टर हमारा फ्रिक्शन ही चल रहा है। और फ्रिक्शन में हम टाइप स्टडी कर चुके हैं, फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है, स्टैटिक, लिमिटिंग, काइनेटिक, काइनेटिक की फर्दर टाइप्स, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ स्लाइडिंग, क्वेश्चंस भी कर रहे थे इस पे, और आज भी मैं स्टार्टिंग पहले क्वेश्चन से ही करूँगा। बट बच्चों इसके जब क्वेश्चंस करोगे ना बुक से, तो वहाँ पर एक बार बार टॉपिक आ रहा है, वहाँ उस पर भी न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, पावर पे। तो पावर जो है वो आपने पढ़ी है, 9th क्लास में भी पढ़ा है, 10th क्लास में भी पढ़ा है। तो पावर के क्वेश्चंस कैसे करोगे, देखो एक बार समझ लो इसको, उसके बाद क्वेश्चन भी करेंगे। अब पावर जब मैं लिख रहा हूँ ना यहाँ, तो मेरे दिमाग में इसकी भी टाइप्स बन रही है, कि जैसे मैं पावर के लिए यूज करूँ यहाँ एक वर्ड मैकेनिकल पावर, और एक यहाँ पर वर्ड यूज करता हूँ इलेक्ट्रिक पावर। तो ये दोनों ही टाइप्स आपने स्टडी की हुई है, ये 9th क्लास में पढ़ते थे, और ये इलेक्ट्रिक पावर आप 10th क्लास में क्वेश्चन भी करके आए इन पे। तो देखिए इलेक्ट्रिक पावर एक सोर्स, बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस, वहां से जो पावर जनरेट हुई, या मैकेनिकल पावर, हम फोर्स लगा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो हम भी एक पावर लगा रहे हैं, तो वो पावर क्या होगा यहाँ। तो पावर होता है बच्चों वर्क अपॉन में टाइम, इसको हम द रेट ऑफ वर्क डन भी बोल के आए हैं, द रेट ऑफ वर्क डन। ऐसा बोलते हैं कि सेम वर्क दो बॉडी कर रही है, तो जो कम टाइम में उस वर्क को कर लेगी उसकी पावर हम ज़्यादा बोलते हैं, इसलिए नीचे हम टाइम को रखते हैं द रेट ऑफ वर्क डन। कम टाइम में कोई जितना ज़्यादा वर्क कर रहा है, इसका मतलब उसकी पावर उतनी ही ज़्यादा है। यही फॉर्मूला हम 9th में पढ़ते थे, यही 10th में, आगे 12th में, 11th में, सब यही चलेगा पावर का, द रेट ऑफ वर्क डन, ये बेसिक फॉर्मूला हो गया। तो सर फर्क क्या है फिर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक पावर में, देखिए अब यहाँ पर अगर मैं पावर वर्क अपॉन में टाइम को आगे और सिंप्लीफाई करता हूं, तो बच्चों वर्क में लिखूंगा मैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, कि आपने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया और वो बॉडी हो गई है डिस्प्लेस भाई, और नीचे टाइम है। अब ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम का फॉर्मूला होता है सर वेलोसिटी। तो यहाँ हम पावर को वर्क अपॉन में टाइम के साथ साथ ऐसा भी लिखते हैं फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मान लीजिए कोई भी एक कंपोनेंट करके डिस्कस करें इसको, तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे, क्योंकि पावर स्केलर क्वांटिटी है, वर्क स्केलर है, टाइम स्केलर है, तो पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अब फोर्स क्योंकि वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, तो दो वेक्टर का रिजल्ट कैसा आ रहा है, स्केलर, इसलिए बीच में डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं। तो पावर का फॉर्मूला ये भी लिखा जाएगा बच्चों एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर, ये बोली जाती है यहाँ पर मैकेनिकल पावर। अच्छा बात करें अगर हम इलेक्ट्रिक पावर की, तो पावर यहाँ भी फॉर्मूला वर्क अपॉन में टाइम, बट यहाँ पर वर्क को लिखा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, या एक पॉइंट की बात करूं तो पोटेंशियल मल्टीप्लाई में चार्ज। याद होगा आपको 10th क्लास का, V इजिकल्स टू पोटेंशियल, पोटेंशियल होता था वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये फॉर्मूला। चार्ज, इलेक्ट्रिक पावर,
तो यहाँ आप वर्क को लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई में चार्ज, चार्ज को क्यू से लिखा अपॉन में टी, और चार्ज अपॉन में टाइम का द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फॉर्मूला होता था करंट आई। तो पावर को हम ऐसे भी लिख रहे हैं V इंटू आई, फिर ओम्स ला यूज किया तो V में आई आर रखा, आई स्केयर आर हो गया, ऐसे ही V स्केयर अपॉन में आर। ये सब फॉर्मूले हैं इलेक्ट्रिक पावर के लिए। ओके, ये इलेक्ट्रिक पावर हो गया और ये मैकेनिकल पावर हो गया। मैकेनिकल पावर में फोर्स इनटू वेलोसिटी का एक फॉर्मूला भी यूज करते हैं, ये 9th क्लास में भी हमने स्टडी किया था। यस, कोई डाउट नहीं होगा इसके बारे में, बोलिए, समझ में आ गया है? यस सर। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले याद रखना, अभी क्वेश्चन करेंगे। और एक सिंपल सी बात पूछूं मैं, ऐसा यूनिट ऑफ पावर तो आई थिंक सबको ही पता होगा, चलिए बताइए ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या होती है? वाट। वाट, डब्ल्यू इसका सिंबल। और कॉमर्शियल यूनिट की बात करें तो 1 किलोवाट भी बिगर यूनिट इसकी बात करें तो इसकी बिगर यूनिट जो होती है वो किलोवाट में होती है, KW। एक बहुत सिंपल सा, बहुत ज़्यादा यूज आता है, ऐसे लिखा मिलता है HP, हॉर्स पावर, याद होगा सबको, बताइए जल्दी से। यस सर। हाँ, 1 HP इजिकल्स टू कितने वाट होता है? 746 वाट। 746 वाट, ये HP के अंदर, ये भी काफ़ी यूज की जाती है यूनिट। और हॉर्स पावर बोलते हैं इसको, इसकी जब आप हिस्ट्री स्टडी करेंगे तो वहाँ हॉर्स से रिलेटेड ही पावर सोल्व की गई थी मैथमेटिकल। तो ये सब पावर का ही कंसेप्ट है भाई, और पावर के फॉर्मूले क्या क्या बनेंगे, और पावर की टाइप्स हमने इलेक्ट्रिक पावर और यहाँ पर मैकेनिकल पावर। 11th क्लास में हम कोई भी इलेक्ट्रिक नहीं पढ़ रहे हैं, चार्ज वगैरह की कोई बात नहीं करनी है, सब 12th क्लास में करनी है। तो अभी हम बात कर रहे हैं 11th क्लास में मैकेनिकल पावर की, जैसे कि हम 9th क्लास में करते थे। चेतन प्रताप सिंह म्यूट करो भाई, म्यूट कर लिया करो अपने आप को, कहना ना पड़े ये चीज़, और डिस्टर्बेंस होती है पीछे से फिर। तो चलिए अब हम क्वेश्चन के लिए रेडी हैं भाई, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं तो और अच्छे समझ में आ जाएगा हमें पावर का कंसेप्ट। नोटबुक पेन आपका रेडी हो साथ में। मेरा पहला क्वेश्चन ये है आपसे, और इस पे आप क्वेश्चन और भी ट्राई करेंगे। कहता है कि एन इंजन ऑफ 100 HP, एक इंजन है 100 HP का, इंजन ड्राई ट्रेन ऑफ मास 200 मेट्रिक टन, एक मास को जो है खींचा जा रहा है, एक इंजन एक ट्रेन के मास को, और ये कह रहा है ड्रा ए मास ऑफ 200 मेट्रिक टन, 200 मेट्रिक टन with a velocity 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन भी है जिस सरफेस पे खींचा जा रहा है, तो फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये क्वेश्चन है भाई आपका, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताइए कितना आएगा। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एक 100 HP का इंजन 200 मेट्रिक टन। अच्छा, ये आपका जो मेट्रिक टन है ये कैसे सोल्व करोगे इसको, तुम्हें पता है 1 टन कितने किलोग्राम के बराबर होता है? 1000। हाँ, 1000 किलोग्राम, राइट। तो इसको यूज कर लेंगे, कई जगह क्विंटल आएगा, क्विंटल का पता होगा, एक क्विंटल इज इक्वल्स टू कितने किलोग्राम? 100। 100। यस, राइट। तो कीजिए इस क्वेश्चन को, कितना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आएगा। अब पावर दे दी है इंजन की ये 100 HP, शाबाश भी करो।
ध्यान रखो भाई, अपनी स्क्रीन पे म्यूट रखें। रिया, ये रिया जो अभी मैंने जिसको ज्वाइन किया है, अरे रिया मेरी बात सुन पा रही है? चलो अभी बाकी बच्चे करते रहें क्वेश्चन। ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना आएगा? यहाँ पर एक स्पीड दे दी है, सर जी कितना ले? हाँ जी कितना ले, कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी ना। चलो 10 ले लो तुम, ऐसा करो कि 10 ले लेना। जी को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेशन तो इसका आंसर तो पॉइंटों में ही आ रहा है भाई। फिर भी चलो मैं एक बार करा देता हूँ, एक बार चेक कर लेना क्या तुम ऐसे ही जा रहे थे एक बार। सर हाँ 0.00373। वेरी गुड, हाँ हाँ सर यही आया है। वेरी गुड, शाबाश। 0 सर पॉइंट, यही आया है। ठीक है राइट, बहुत अच्छा है भाई। क्वेश्चन तुमने पूरा सोल्व किया है और आप कंप्लीट लास्ट आंसर तक जा रहे हैं। बाकी देखिए जिससे क्वेश्चन नहीं हुआ है तो कैसे करना था, ये क्वेश्चन कंसेप्ट में समझा रहा हूँ, कैलकुलेशन आप अपनी कर भी लेंगे। तो यहाँ पर पावर दी हुई है, यहाँ पर पावर 100 HP, तो 100 इंटू में हम कहेंगे 746, तो 74600 वाट इन एसआई के अंदर पावर आ गया है। और वेलोसिटी दी हुई है 36, बट ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको आप मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो 5/18, तो ये आ जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकंड। तो देखिए पावर जो होगा वो फोर्स इनटू वेलोसिटी होगा बच्चों, और यहाँ से आप फोर्स निकाल सकते हैं कि उस इंजन ने कितना फोर्स लगाया उस ट्रेन को खींचने के लिए, और वो फोर्स फॉर्मूला आ जाएगा आपका P/V से। P/V का यूज करके आप फोर्स निकाल सकते हैं, अप्लाइड फोर्स। अब ये फोर्स सोल्व कर लेंगे और ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से फोर्स की। उसके बाद क्या करना है, देखिए यहाँ पर फोर्स F लगा रखा है, इसका अपोजिट कौन है, फ्रिक्शन है। यहाँ पर इसका वेट है mg, नॉर्मल रिएक्शन है, n या जिसको हम r कहते हैं, तो r इजिकल्स टू mg हो जाएगा। अब यहाँ पर उसने ऐसा कुछ नहीं कहा कि एक्सेलरेटेड मोशन है, बस एक स्पीड दे रखी है ये 36, तो एक कांस्टेंट स्पीड है, और कांस्टेंट स्पीड पे हम ये बोल सकते हैं कि अप्लाइड फोर्स इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन फोर्स। तो इस कंसेप्ट का यहाँ पर आप यूज कर लेंगे, या F इजिकल्स टू बोला जाएगा क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, जो कि आएगा म्यू आर, और यहाँ हम F इजिकल्स टू म्यू आर की वैल्यू पुटअप कर देंगे स्टूडेंट, mg, तो म्यू आ जाएगा हमारा F/में mg। ये F कितना होगा, आप जो फोर्स निकालेंगे ना इस फॉर्मूले से, वो होगा अप्लाइड फोर्स के बराबर। अब फ्रिक्शन के बराबर ले रखा है सर, तो भाई मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कह रखा है कि एक्सेलरेटेड मोशन है, यहाँ पर हम इसको एक कांस्टेंट स्पीड कंसीडर करेंगे, और कांस्टेंट स्पीड पे अप्लाइड फोर्स के बराबर ही फ्रिक्शन होता है। स्टैटिक में भी ऐसा ही होता है और स्टैटिक में ऐसा होता है क्योंकि काइनेटिक में तो फ्रिक्शन कांस्टेंट हो जाता है, बट स्टैटिक में ऐसा होता है कि अगर आप फोर्स बढ़ाते हैं तो फ्रिक्शन भी बढ़ता है, बट यहाँ पर ये कांस्टेंट मिलेगा आपका जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। तो इस फॉर्मूले का यूज करके इस एफ में रखेंगे ये एफ और mg, इसको सोल्व करेंगे, आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा। यस राइट है, बोलिए समझ में आया है ये क्वेश्चन पावर से रिलेटेड? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे भाई एक और। देखिए अभी मेरा सेकंड क्वेश्चन है आज का, ये भी पावर से रिलेटेड ही बोलूंगा मैं, थोड़ा ध्यान से सुनना डाटा को। कहता है कि ट्रेन ऑफ वेइंग 1000 क्विंटल्स, वेट दे रखा है, वेट ऑफ ट्रेन 1000 क्विंटल इज रनिंग ऑन ए लेवल रोड, ट्रैक के ऊपर विद यूनिफॉर्म स्पीड।
रनिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, और वो स्पीड है इसमें 72 किलोमीटर पर आवर की। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, जरूर ट्राई करो। इफ द यहाँ पर दे रखा है इफ द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस अमाउंट, ये लिख दिया ऐसा, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस अमाउंट। ये रेजिस्टेंस वर्ड इसलिए लगा रहा है क्योंकि अपोज हो रहा है मोशन पर, जैसे करंट का अपोज रेजिस्टेंस करता है, तो आप इस फ्रिक्शन को रेजिस्टेंस फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं। अमाउंट रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन रेजिस्टेंस अमाउंट टू, इस तरह से लग रहा है वो 50 ग्राम वेट पर क्विंटल, ये लिखा हुआ है। ये थोड़ा सा समझने का है बस, ये आपने ठीक से समझ लिया तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका। फाइंड द पावर इन वाट, फाइंड द पावर इन वाट, पावर निकालिए वाट के अंदर, और कहता है टेक जी 9.8 ही लेना है, ऐसा बोल दिया है इसमें, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए एक बार खुद ट्राई कीजिए, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से देखो कि एक ट्रेन है, ये 1000 क्विंटल रनिंग कर रही है विद यूनिफॉर्म स्पीड, और फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इस तरह से लग रहा है 50 ग्राम वेट पर क्विंटल। तो फाइंड द पावर, कितनी पावर लगानी पड़ रही, क्या पावर होगी उसकी स्पीड से रनिंग करने के लिए, और जी की वैल्यू को 9.8 लेना है। चलिए वेरी गुड, ट्राई कीजिए बच्चों, फिर चाहे गलत ही हो कोशिश जरूर करो, लेकिन पूरा आंसर आएगा इसका, डेसिमल में नहीं आ रहा है। अरे सो तो नहीं गए हो, आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी किसी की, कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है, तभी सो गए हो तुम। सर हो गया। वेरी गुड, 9800 वाट। सर 9000, 9800 वाट। वेरी गुड, 800 वाट। हाँ बिल्कुल राइट। ऐसा तो नहीं है तुम बुक खोल के बैठे हो और फिर आंसर बताने लग रहे हो। नो सर। वेरी गुड, 9800 वाट, राइट आंसर। शाबाश भाई, वेरी गुड, सोल्व किया तुमने, और ये बहुत इजीली समझ गया। तुम तो बहुत हाई कैचिंग पावर है, तुम तो अच्छे बच्चे हो सारे, फटाफट सारी बात पकड़ लेते हो। 50 ग्राम वेट पर क्विंटल, ये फ्रिक्शन लग रहा है बच्चों, 50 ग्राम वेट पर क्विंटल। अब जो यूनिट को स्टार्टिंग से पढ़ता आ रहा है ना, वो बात पकड़ गया होगा यहाँ पर, 50 ग्राम वेट फ्रिक्शन। सर ये तो न्यूटन में होना चाहिए था या डाइन में होना चाहिए था, बट ये उसकी ग्रेविटेशनल यूनिट दे दी है। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं न्यूटन के अंदर, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो आई थिंक सबको आता ही है, आता है ना। आप किलोग्राम वेट ग्राम वेट से न्यूटन में कैसे कन्वर्ट करोगे, ये सबको पता है। अच्छा हाँ, बुक से देख के नहीं बोलना है भाई किसी ने भी। दूसरे बच्चे जिनका नहीं हुआ है ना फास्ट कैलकुलेशन, वो कहने लग रहे हैं, वो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। चलो देखो, 50 ग्राम वेट पर क्विंटल फ्रिक्शन लग रहा है ये। अब आप पहले तो इसको न्यूटन में चेक करो कितना आएगा। 50 ग्राम, ग्राम से बनाया जी किलोग्राम, डिवाइड बाय 1000, ये आपका आ गया है अब किलोग्राम वेट। अब इसको बनाना है न्यूटन, तो 50 अपॉन में 1000 इंटू में 9.8, ये आपका फ्रिक्शन आ जाएगा पर क्विंटल पे। लेकिन क्विंटल कितना था 1000, तो मल्टीप्लाई 1000, ये आपका टोटल फ्रिक्शन आ जाएगा न्यूटन के अंदर। तो ये हो गया जी कैंसिल। अब ये फ्रिक्शन लग रहा है 50 इंटू में 9.8 उस पूरी ट्रेन पे। अब आप इसको सोल्व कर लेंगे, स्पीड दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर, 5/18, ये आ गया आपका 20 मीटर पर सेकंड।
उसके बाद पावर निकालनी है, तो फोर्स इनटू में वेलोसिटी हो जाएगा यहाँ पर, और फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, जितना कि फ्रिक्शन लग रहा है। सर 490। हाँ, 400 यहाँ से 90 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में वेलोसिटी है तो 20, ये आपकी पावर आ जाएगी 9800 वाट। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। थर्ड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इस तरह से है कि ये कोई भी एक सरफेस है, और इस सरफेस पे कुछ ब्लॉक्स रखे हुए हैं, जैसे कि एक ए रखा हुआ है, ब्लॉक ए। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन को ठीक से समझिएगा स्टेटमेंट। एक और ब्लॉक दे रखा है, इस पे ए पे रखा हुआ है, जो सी लिखा हुआ है इसको, और इस सी का मास m है, ए का मास m1 है। इसको आगे एक स्ट्रिंग के थ्रू अटैच किया हुआ है, पुली के ऊपर से ले जाया हुआ है। यहाँ पर एक कोई बॉडी और अटैच कर रखी है, तो यहाँ पर एक बॉडी और अटैच की हुई है, ये इसका मास m2 से लिखा हुआ है, और ये सब है भाई इसमें क्वेश्चन में, ये वैल्यूज गिवन है। अब ये कहता है इस क्वेश्चन में ए एंड बी आर, अच्छा वैल्यू भी दे रखी है, ए एंड बी आर 10 किलोग्राम एंड 5 किलोग्राम। मतलब आपका जो m1 है वो 10 किलोग्राम है, जो आपका यहाँ पर b है वो 5 किलोग्राम है, ये वाला b m2 5 किलोग्राम। ये वैल्यूज गिवन है, ये 5 किलोग्राम है और ये 10 किलोग्राम है। तो इसने पूछा है अब कि कैलकुलेट द मिनिमम मास ऑफ सी विच में स्टॉप ए फ्रॉम स्लीपिंग। कैलकुलेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ मास सी, मतलब जिसको हम m कह रहे हैं, ये कितनी वैल्यू होगी कम से कम, विच में स्टॉप ए, विच में स्टॉप ए फ्रॉम स्लीपिंग, उसको चलने ना दे, तो कितना मिनिमम ये मास होगा, ये कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दिया हुआ है म्यू 0.2। ये है भाई क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, कि ए पे एक मास रखा हुआ है डायग्राम में जैसा देख रहे हैं आप सी, ये कितना मिनिमम मास रखें कि ये ए को चलने ना दे, आगे रुका हुआ है पूरा सिस्टम। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है, m2 5 किलोग्राम है। तो आप इस पे मार्क कर लीजिए, पहले तो डायग्राम कंप्लीट कर लेंगे कि भाई कौन कौन से फोर्स कहाँ कहाँ एक्ट कर रहे होंगे, तो वो चीज समझिएगा। यहाँ पर एक फोर्स लग रहा होगा m2g, इसके अपोजिट लग रही होगी टेंशन, ये टेंशन इधर भी लग रही होगी क्योंकि इसके अपोजिट लग रहा है जी फ्रिक्शन। ये यहाँ पर एक वेट होगा, यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन होगी। ये सारे फोर्स बैलेंस कर लीजिए, क्योंकि सिस्टम पूरा रुका हुआ है, रेस्ट पे है, चल नहीं रहा है। तो आप इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए और बताइए मुझे इस सी के मास की वैल्यू कितनी आएगी। यस करिए। ट्राई करना है, भी खुद प्रैक्टिस करनी है, बुक में बिल्कुल नहीं देखना है। स्टेटमेंट मैंने आपको समझा दी है यहाँ पर।
क्वेश्चन क्लियर है सभी को बच्चों? क्वेश्चन समझ में आ गया है? क्या फाइंड आउट करना है? यस बोलिए। अरे क्वेश्चन समझ गए हो भाई? यस सर। करो ट्राई। निकिता ने क्वेश्चन भेज रखा है। निकिता सुन रही है आवाज मेरी? निकिता क्लास में है? निकिता नहीं हो रहा सोल्व? चलो और टाइम दिया जा रहा है। जैसे आप इक्वेशन बनाते थे, यहाँ पर फोर्सेस को कंपेयर कीजिए, बराबर रखिए, बैलेंस कीजिए इनको। लेफ्ट साइड फोर्स इज इक्वल्स टू राइट साइड फोर्स, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स, क्योंकि पूरा सिस्टम रुका हुआ है। कोई नहीं कर पाया भाई। एक बार चेक कर लेना कि क्या तुमने यही कंसेप्ट लगाया है। तो मैं यहाँ पर इस m2g के बराबर तो ले लेता हूँ टेंशन T, पहली इक्वेशन। इस T के बराबर ले लेता हूँ फ्रिक्शन F, और इस F को लिख लेता हूँ मैं म्यू R, और R को लिख लेता हूँ मैं क्या, अब दोनों का वेट काम कर रहा है A और C का, तो नीचे वेट हो जाएगा आपका m1 प्लस m इंटू जी, ये दोनों बराबर है। तो यहाँ पर m1 प्लस m इंटू जी, तो T इज इक्वल्स टू म्यू m1 प्लस m इंटू जी। अब एक इक्वेशन ये आ गई हमारे पास, सेकेंड इक्वेशन। दोनों को बराबर कर लेते हैं, T है दोनों में, तो m2g इज इक्वल्स टू म्यू m1 प्लस m इंटू जी। ये सोल्व कर लो, ये कट गया यहाँ से जी से जी, तो इसको सोल्व कर लो और बताओ आंसर क्या आ रहा है अब। कवित का सर फर्स्ट आंसर 10। एक बार दोबारा से बताना। कहाँ से बताऊं, मुझे दोबारा, मेरे को आवाज क्लियर नहीं है, सर दोबारा फर्स्ट से। इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। फर्स्ट जो इक्वेशन है वो हमारी ये थी कि m2g यहाँ पर वेट काम कर रहा है, ये m2g। कभी 10 आंसर नहीं आ रहा भाई, दोबारा चेक कर कैलकुलेशन। m2g यहाँ पर इसका वेट है, तो इस वेट का अपोज कौन कर रहा है, ये है टेंशन। तो इन दोनों को बैलेंस करेंगे क्योंकि रुका हुआ है पूरा सिस्टम, तो m2g इज इक्वल्स टू t, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां से हम अगर अप्लाई करते हैं तो t ये भी है, ये रहा t इधर, इस t का अपोज कर रहा है फ्रिक्शन, तो t को मैंने इज इक्वल्स टू कर दिया है f होता है म्यू r, r यहाँ पर m1 प्लस m इंटू जी। अब आंसर बताओ भाई मुझे कि क्या आता है इनको सोल्व करके आंसर। सर 15। हाँ 15, 15 आंसर किलोग्राम। 15 kg। ठीक है, ये सर 15। बस ठीक है, वेरी गुड, 15 किलोग्राम। तो इसको सोल्व करेंगे, 15 किलोग्राम आंसर आ जाएगा इसमें। तो ये थे भाई, इसमें स्टार्टिंग हमने 2-3 क्वेश्चन से करी है कि पावर के क्वेश्चन एक तो कर लेना, फ्रिक्शन का यूज कर रखा है, पावर निकालनी है।
सर फ्रिक्शन तो M2 बॉडी पर भी लग रहा है। नहीं, फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है यहाँ पर? एक सेकेंड, ये डायग्राम था हमारा, ये है, ये एक बॉडी है ए, इस पे रखी हुई है सी, ये अटैच है यहाँ पर पुली के थ्रू, यहाँ पर बॉडी एक बी है। तो बी पे कहाँ फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है? बी का तो खुद का ओनली वेट है mg, इसका अपोजिट टेंशन है। बी तो फ्रीली मूव कर रही है एयर के अंदर, तो ये एयर में फ्रिक्शन तो बहुत कम है, वो नेग्लेक्ट किया हुआ है। हाँ यस निकिता, तो यहाँ क्या कंफ्यूजन आ रही है? फ्रिक्शन तो है ही नहीं बी पे, ठीक है निकिता, समझ में आ गया? फ्रिक्शन यहाँ पर काम कर रहा है सरफेस पे, जहाँ ए पे। चलिए एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं भाई, दोबारा से ज्वाइन कर लिया है तो देखिए इसमें अब हमारा एक टॉपिक कर लेते हैं। अब यहाँ इंक्लाइन प्लेन चलेंगे और इंक्लाइन प्लेन पे कैसे इक्वेशन बनाएंगे वो थोड़ा समझना है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा पहला, इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चन ही ट्राई किए हैं, पावर को पढ़ लिया है। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। अगर आपको वर्क भी निकालना हो, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट कैसे आप वर्क को कैलकुलेट करेंगे, तो समझिएगा बच्चों इसको। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, मैं सबसे पहले बहुत इजी से स्टार्ट करता हूं। एक प्लेन सरफेस की बात हो रही है यहाँ पर, एक प्लेन सरफेस के लिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं और फिर हम बात करेंगे इंक्लाइन प्लेन के ऊपर। हाँ तो यस, प्लेन सरफेस की हम बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो भाई ये कोई भी एक प्लेन सरफेस है, यहाँ पर आप एक कोई भी ब्लॉक रख रहे हैं जिसका कि मास m है। तो सिंपली पढ़ चुके हैं, वेट mg होगा, नॉर्मल रिएक्शन r होगा, फोर्स अप्लाई कर रखा है, अपोजिट फ्रिक्शन होगा, और मान लीजिए ये यहाँ पर आ जाता है मूव करके, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए s है। तो स्टूडेंट वर्क डन कितना लिखेंगे आप? वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और फोर्स, और वैसे तो पूरा हम ना ऐसे लिखते हैं, एफ वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और डॉट, डॉट प्रोडक्ट सोल्व करेंगे तो लिखेंगे एफ, और डिस्प्लेसमेंट एस है तो एफ एस कोस थीटा। अब मुझे ये बता दो मैं यहाँ थीटा कितना लूँ? चलिए बताइए, शाबाश, बहुत आसान सी चीज पूछी है। मैं यहाँ पर थीटा कितना लूँ? पहले तो ये थीटा होता किस किस के बीच का एंगल है यहाँ पर, कोई बताएगा मुझे? थीटा इज द एंगल बिटवीन, भाई डॉट प्रोडक्ट आप क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं वेक्टर में, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू होता है ए बी कोस थीटा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है ए बी साइन थीटा एंड कैप। तो बताओ मुझे यहाँ से, ये जो मैं वर्क का फॉर्मूला पूरा सोल्व करूंगा, वर्क इज इक्वल्स टू एफ एस कोस थीटा, तो इसमें थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ एंड एस, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और कितना है यहाँ से आप देख रहे हो तो कितनी वैल्यू लूँ मैं? वो 0 डिग्री, बिल्कुल ठीक, क्योंकि फोर्स आपने इधर अप्लाई कर रखा है, इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो दोनों के बीच का एंगल है 0, cos 0 1, मैक्सिमम वर्क, जिसको कि लिखेंगे हम F इंटू एस। अब ये कितना फोर्स लगाना पड़ेगा आपको? मिनिमम फ्रिक्शन के जितना तो जरूर लगाना पड़ेगा, F इंटू में S, और F कितना लिखेंगे? म्यू इंटू में R इंटू में S, म्यू R कितना लिखेंगे? mg, तो म्यू mg इंटू S, ये आ गया वर्क यहाँ। तो वर्क निकालना हो
तो इस तरह निकालेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का यूज कर। ठीक है भाई, समझ में आ गया? यस बताइए, एक्सप्लेन सरफेस पे वर्क कैसे निकालेंगे? अब देखिए, फॉर इंक्लाइन प्लेन की बात करते हैं हम। इंक्लाइन प्लेन सेकंड, तो इंक्लाइन प्लेन में ये हो गया एक इंक्लाइन प्लेन, एक कोई थीटा है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, और इसमें भी हम पहला पॉइंट स्टडी कर रहे हैं, बॉडी को मूविंग अप विद कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड से ऊपर लेके जा रहे हैं एक बॉडी को। तो ये यहाँ पर हमारी बॉडी हो गई जिसका कि मास m, तो मास m है, तो भैया यहाँ पर वेट हम लिखेंगे mg। ये एंगल हमारा थीटा ही होगा, तो ये होगा mg कोस थीटा, और यहाँ पर होगा mg साइन थीटा। अब देखिए, मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो मेरा अप्लाइड फोर्स इधर है, नॉर्मल रिएक्शन सरफेस की यही होगी R। अप्लाइड फोर्स इधर है, तो फ्रिक्शन किधर लूं मैं, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? रिप्लाई दिया करो भाई। मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूं कांस्टेंट स्पीड से, तो फ्रिक्शन कहाँ लूं बोलिए? नीचे आएगा, बिल्कुल ठीक। हाँ, तो यहाँ पर हमारा फ्रिक्शन जो आ जाएगा वो ये आएगा इधर, फ्रिक्शन F। मैंने कहा है कांस्टेंट स्पीड से, तो आपने इसको ले जाने के लिए जो फोर्स लगाया है ये बराबर लेंगे किसके, mg साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन F। यस बताइए, ये क्लियर है? कितना आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, इन दोनों फोर्स के अगेंस्ट लगाना पड़ेगा। एक तो नीचे था mg साइन थीटा, और एक लग रहा है भाई फ्रिक्शन। कांस्टेंट स्पीड की बात कर रहा है, तो आपको इतना फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा। अब आप लिख रहे हैं वर्क, तो वर्क होता है जी फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अब कितना फोर्स लगाया आपने, mg साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन के जितना लगाया हमने, इनटू में s। अब f क्या होता है हमारा, म्यू इनटू में r। ओके, म्यू r कितना लें, ये r, ये बिल्कुल इसके बैलेंस, ये रहा r इज इक्वल्स टू लेंगे mg कोस थीटा, तो ये आ गई f की वैल्यू, यहाँ पर रख देंगे। तो वर्क हमारा हो जाएगा mg साइन थीटा प्लस f की वैल्यू है म्यू mg कोस थीटा, दोनों में से कॉमन आ रहा है भाई mg, तो अंदर बचेगा साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा। क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो आप इस तरह से अपने फॉर्मूले बना लेंगे वहां पर फिर से। यस, इंक्लाइन प्लेन क्लियर है आपको? इंक्लाइन प्लेन का वर्क कैसे सोल्व करना था बताइए? एक कांस्टेंट स्पीड से, हाँ बोलो। डिस्प्लेसमेंट जो भी एस हुई होगी भाई, ऊपर ले जा रहे हैं, एस डिस्प्लेसमेंट है कोई भी, मान लीजिए बॉडी जो है वो यहाँ से चल के यहाँ तक गई है एस, तो वो एस हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। किसी को कोई डाउट है तो बताओ भाई इस पे। इंक्लाइन प्लेन पे वर्क वही फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिपेंड करेगा कांस्टेंट स्पीड से ले जा रहे हैं, वेरिएबल स्पीड से ले जा रहे हैं। बताओ भाई, इसमें किसी को कोई पूछना है तो, कोई क्वेश्चन है तो तुम्हारा? तो चलो, कोई क्वेश्चन नहीं है तो अब मेरा क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, कि क्वेश्चन ये है कि ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम रेस्ट ऑन ए प्लेन इंक्लाइन एट एन एंगल 30 डिग्री।
एक इंक्लाइन प्लेन है, एंगल दे रखा है भाई 30 डिग्री, इस पे कोई भी ब्लॉक है ऑफ मास 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम कोई भी मास है, ये रेस्ट पे है इस इंक्लाइन प्लेन पे। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है यहाँ पर ब्लॉक और सरफेस के बीच में 0.7। व्हाट विल बी द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक? फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है? बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा है मैंने, फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा बताइए। इस इंक्लाइन प्लेन पे एक ब्लॉक रखा है, तो फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा? जी को कितना लें सर? जी को तुम 10 ले लो, चलो लगभग आंसर पे पहुंच जाएंगे। 14। 14 तो ज़्यादा आ रहा है भाई डिफरेंस। बुक में 9.8 लेके इसका 11.9, आई थिंक लगभग 12 के आसपास आना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 12 न्यूटन। सर 7√3। हाँ सर यही आ रहा है। 7√3 मतलब 1.73, इसको मल्टीप्लाई करके देखने कितना 12 न्यूटन आता है कि 12 न्यूटन तो कैसे आएगा इसमें, ये तो नहीं बनेगा। 7√3। देखो एक बार चलो चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन। अब ये रुका हुआ है, तो रुका हुआ है तो ये नीचे आना चाह रहा है, नीचे कौन लेके आ रहा है? इसका वेट mg साइन थीटा वाला कंपोनेंट, बट बैलेंस किसने किया हुआ है? फ्रिक्शन ने, बराबर। और यहाँ पर ये वेट होगा, तो ये एक वेट का कंपोनेंट होगा mg कोस थीटा, और ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन आर। अब रेस्ट पे तो बराबर रख दो बस, सिंपल सा, mg साइन थीटा इज इक्वल्स टू एफ और mg कोस थीटा इज इक्वल्स टू आर। और भाई यहाँ पर हमें निकालना क्या है? फ्रिक्शन निकालना है। तो ये हम अगर मान लो डिवाइड कर देते हैं, mg से mg कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा हो गया टेन थीटा, ठीक है। और टेन थीटा से सोल्व करोगे, लेकिन इसमें फिर ट्रिग्नोमेट्री में ना वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर पाओगे। अच्छा चलो छोड़ो इसको। ये जो हमारा फ्रिक्शन आ रहा है F इज इक्वल्स टू mg साइन थीटा, सीधा यहीं से फ्रिक्शन आ जाएगा। m मास कितना दे रखा है 2, g को लिया मैंने 10, और F इज इक्वल्स टू, गड़बड़ कर रहे हैं ना, F इज इक्वल्स टू तो म्यू आर होता है। हाँ अब रखो, म्यू की वैल्यू 0.7, आर की वैल्यू mg कोस थीटा, ये रखेंगे, ये वाली वैल्यू। एक बार यहाँ से ये वाली वैल्यू रखो, F इज इक्वल्स टू म्यू आर, फ्रिक्शन जो होता है वो म्यू आर के बराबर, फ्रिक्शन जो लेंगे वो म्यू आर के बराबर, और म्यू आर में रखेंगे mg कोस थीटा। तो F इज इक्वल्स टू म्यू आ गया हमारा 0.7, मास था 2, g की वैल्यू थी हमारी 10 ले रखी है, और कोस थीटा 30 है, तो अंडर रूट t/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। 7√3 आ रहा है ना इसका आंसर। 7√3 को अगर हम मान लीजिए हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगी भी वैल्यू, चेक करना मल्टीप्लाई करके। 7√3 को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आंसर आएगा? सेवन मल्टीप्लाई 1.732, हाँ ठीक है आ जाएगा 1.9, ये राइट आंसर होगा। इसको सोल्व करेंगे तो 11.9 ही आपका पूरा आंसर आएगा।
यस बताइए भाई, ये समझ में आया आपको? जो सर फ्रिक्शन, यहाँ mg sin थीटा के इक्वल फ्रिक्शन को क्यों नहीं ले सकते? अगर हम F इज इक्वल्स टू लेते हैं एम जी साइन थीटा, कि अगर ये बैलेंस कर रहे हैं हम, देखिए ठीक है, एंगल तो चेंज कर नहीं रहे हैं, और एंगल चेंज नहीं कर रहे हैं तो इस कंपोनेंट के एडजेक्ट हम ये कंपोनेंट ले भी सकते हैं क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है। तो एम जी साइन थीटा के अगेंस्ट फ्रिक्शन लगा रखा है। इससे एक बार चेक करना कितना डिफरेंस आएगा आंसर में। मास की वैल्यू थी हमारी कितनी थी स्टूडेंट, 2, जी हमने 10 ले लिया, और साइन 30 होता है हमारा 1/2। ओके, ये आएगा हमारा 10 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स एम जी साइन थीटा के इक्विवेलेंट। क्यों नहीं ले सकते हैं भाई? चलिए बताइए इसका आंसर क्यों नहीं ले सकते हैं। एम जी साइन थीटा में ले रहा हूं तो आंसर आ रहा है 10 न्यूटन, और एफ इज इक्वल्स टू म्यू आर करके सोल्व कर रहा हूं तो आ रहा है 12 न्यूटन के आसपास। तो ये डिफरेंस आ रहा है, और रेस्ट पे है तो फोर्स बैलेंस कर सकते हैं हम, ये इक्वल है इसके। एम जी साइन थीटा को बैलेंस किया हुआ है फ्रिक्शन ने। देखो इसमें आप है ना ये कंसेप्ट यूज कर सकते हैं कि जो हम फ्रिक्शन फोर्स लगाते हैं, जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स होता है वो डिपेंड होता है, हमने जो स्टार्टिंग में रिलेशन ड्राइव किया था, F इज इक्वल्स टू, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R लिखते हैं हम, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन तक हम ये कह सकते हैं, एक चीज सुनना भाई ध्यान से, चलो इसको क्लियर करते हैं थोड़ा सा। ये कोई भी सरफेस है, इस पर हम कोई भी एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F, तो यहाँ अपोजिट एक फ्रिक्शन है। अब मान लीजिए मैंने ये फोर्स 5 न्यूटन का लगाया, तो फ्रिक्शन भी जी 5 न्यूटन हो गया। लेकिन क्या मैं पूछूं आपसे कि इसका क्या मैक्सिमम फ्रिक्शन है? यस बताओ मुझे कोमल, क्या ये मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा इसका 5 न्यूटन? अगर आपने 5 न्यूटन इस पे फोर्स अप्लाई किया है तो क्या ये इसका मैक्सिमम फ्रिक्शन है 5 न्यूटन? नहीं, इससे ज्यादा भी हो सकता था। आप मान लीजिए Yes. 7 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं तो ये बढ़ जाता, मान लो कब तक बढ़ेगा, जब तक कि इसका चलना स्टार्ट ना हो जाए। तो ऐसा ही यहाँ पर है, हम ये तो नहीं कह सकते कि ये इसका मैक्सिमम फ्रिक्शन आ गया है। भाई ये जो आप इधर कंपोनेंट ले रहे हैं ना, एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू जो आप एफ ले रहे हैं, तो हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि मैक्सिमम आ गया है। हो सकता था कि इस एंगल को थोड़ा सा मैं बढ़ा देता तो भी ये फ्रिक्शन और बढ़ जाता फिर। तो ये इसका, ये इस क्वेश्चन में ये कहता ना कि ये जो थीटा ये एंगल ऑफ स्लाइडिंग है। सभी बच्चे ध्यान से सुन लीजिए, अगर ये इस क्वेश्चन में कहता है कि ये एंगल ऑफ स्लाइडिंग है, तब हम कह देते हैं कि हाँ भाई ये इसका मैक्सिमम फ्रिक्शन है। तो हम सीधा कहते हैं भाई जितना भी एम जी साइन थीटा है ना उतना ही फ्रिक्शन है, उतना ही है फ्रिक्शन। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ कह नहीं रखा कि ये एंगल ऑफ स्लाइडिंग है, तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि इतना ही है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इस एम जी साइन थीटा से ज्यादा भी हो सकता है। तो फिर यहाँ से हमें एग्जैक्ट फ्रिक्शन की वैल्यू का पता नहीं चल रहा है, तो हम कहेंगे फिर यहाँ से कैसे पता चले, तो एग्जैक्ट फ्रिक्शन सर आपका ये आएगा म्यू आर। क्योंकि मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ अपनी बात को, कि अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट को चला नहीं रहा हूँ मैं, इस पे सिर्फ एक फोर्स लगाया 5 न्यूटन और ये नहीं चला, तो आपका आंसर ये बिल्कुल नहीं होगा कि सर फ्रिक्शन भी 5 न्यूटन है, इससे ज्यादा भी हो सकता था भाई। वो तो एक लिमिट तक जाएगा कि आप इस पे और फोर्स बढ़ाएंगे और बढ़ेगा। तो ऐसे यहाँ पर है इंक्लाइन प्लेन पे, कि इंक्लाइन प्लेन पे जो आपका एक कंपोनेंट एम जी साइन थीटा आ रहा है, ये फ्रिक्शन के बिल्कुल एग्जैक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि ये हो सकता था कि इस एंगल को और बढ़ाएं तो फिर भी जो है स्लाइड ना कर पाए नीचे, तो हम कहते हैं कि वहाँ फ्रिक्शन और बढ़ गया है। तो फ्रिक्शन एग्जैक्ट आप इसी से निकालेंगे, एफ इजिकल्स टू म्यू आर। हाँ अगर ये कहता है कि ये थीटा एंगल ऑफ स्लाइडिंग है यहाँ पर, तब आप इन दोनों को बराबर करके सोल्व कर सकते हो। कोमल आया समझ में क्या क्या डिफरेंस है और क्यों हमने फिर वो म्यू आर यूज किया यहाँ पर? हाँ, क्योंकि फ्रिक्शन को मैक्सिमम नहीं कह रहे, और हम यहाँ निकालना है कि कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन यहाँ पर अप्लाई होगा।
तो भाई ये था इसमें क्वेश्चन एक इंक्लाइन प्लेन पे। चलिए अब टाइम हो गया है लेकिन, तो आज हमने वर्क निकालना सीखा इंक्लाइन प्लेन पे। कल भी हम इंक्लाइन प्लेन के ही क्वेश्चन करेंगे। ये जितने भी 3-4 क्वेश्चन किए हैं ना, और जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में अभी लास्ट मोमेंट पे जो डिस्कस किया है, ये क्लियर हो एक तो सभी को। अगर किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो एक बार बता दीजिए मुझे इस पे कि सर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि सर ये mg sin थीटा एफ से क्यों नहीं निकाल लिया बराबर करके, आपने ये एफ इज इक्वल्स टू म्यू आर करके ही क्यों निकाला, म्यू आर की जगह mg cos थीटा। तो उसका आंसर आप ये दे सकते हैं कि ये एंगल ऑफ स्लाइडिंग नहीं बोल रखा है, एंगल ऑफ स्लाइडिंग पे दोनों एडजेक्ट बराबर होते हैं। ठीक है भाई, किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन है यहाँ पर तो पुटअप कीजिए। निकिता का एक क्वेश्चन रह गया है, कल करा दूंगा भैया, अब टाइम हो गया है निकिता, कल मैं पहले आते ही वो क्वेश्चन करा दूंगा। तो आप लोगों ने एक बार जितने भी मैंने क्वेश्चन समझा है ना, ये आप एक बार खुद भी चेक करेंगे और बुक में से और क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अगर रफ सरफेस, हाँ रफ सरफेस ही है भाई, ये पुष्कर रफ सरफेस है इसलिए तो फ्रिक्शन ले रहे हैं हम। ये प्लेन इंक्लाइन सरफेस का मतलब ये मत समझो कि ये रफ नहीं है, इसको ये बोला हुआ है कि ये प्लेन इंक्लाइन सरफेस है, मतलब कि एक प्लेन में रखा हुआ है, एक्स वाई प्लेन है जैसे, उसमें इंक्लाइन सरफेस है, बट ये रफ तो है ही है, तभी तो फ्रिक्शन है। मैं यहाँ फ्रिक्शन ले रहा हूँ तो रफ तो है ही है, फ्रिक्शन को इग्नोर थोड़ी ना कर रहा हूँ। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन भी भेजूंगा आपके पास, वो क्वेश्चन भी ट्राई करना है इंक्लाइन प्लेन के ऊपर। ठीक है भाई, मैं अभी ख़त्म कर देता हूँ ये क्लास आज की, बाकी कल पढ़ेंगे। प्रेजेंट अपनी भेज देना।